बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों, हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र का हमने बहुत महत्वपूर्ण भाग खत्म कर लिया था जिसका नाम था आहार नाल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में, यानी जो भोजन पचने का जो प्रोसेस होता है उसमें पाचन ग्रंथियां कैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं अपना, और भोजन कैसे तेज पचता है। आज उसके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? पाचक ग्रंथियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पाचक ग्रंथियां कितनी होती है बाबू? तो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मुख्य रूप से 3 होती हैं, वैसे तो कई होती हैं। मुख्य रूप से 3 है। कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, और अग्नाशय को पैनक्रियाज कहते हैं। तो बाबू पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? इसको, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर इन तीनों को भी पढ़ लेंगे, इन दोनों को भी पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। देखिए, मानव में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 3 जोड़ी होती है। ठीक, 3 पेयर्स होता है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी होती है, यानी 3 पेयर्स होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। तो मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी, मतलब एक दायां होगा तो एक बायां होगा। जैसे एक यहाँ कान के पास है तो एक यहाँ पर होगा, तो 2 हो गया, यानी कि संख्या में कितनी होगी? एक इधर एक इधर, तो 2 हो गया, एक इधर एक इधर, 4 हो गया, फिर एक इधर एक इधर, कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर आपसे पूछता है संख्या कितना है तब कहेंगे 6, लेकिन अगर आपसे पूछता है जोड़ी कितना होता है तब कितना बताएंगे? 3 जोड़ी होती है। ठीक है, तो मानव में लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी होती है। देखिए कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है कान के पास, जिसका नाम है कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड्स। कर्ण मीन्स क्या होता है? कान। ठीक, पूर्व मीन्स क्या होता है? कर्णपूर्व मतलब कान के समीप और चेहरे के समीप कान के पास पाई जाती है, इसका नाम है कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक, देखिए दूसरी ग्रंथि का नाम है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा को अंग्रेजी में कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कहां पर होती है? टंग्स मतलब जीभ के निचली शीर्ष पर, यानी यहां पर निचली तल पर होती है। और एक ग्रंथि क्या है जिसका नाम है अधोहेनु ग्रंथि। अधोहेनु ग्रंथियां निचली जबड़े के यहां समीप पर पाई जाती हैं। ठीक, ये भी एक जोड़ी होती है, इसकी संख्या एक जोड़ी, इसकी संख्या एक जोड़ी, इसकी संख्या भी एक जोड़ी। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है। प्रतिदिन लार का श्रावण लगभग 1.5 लीटर के आसपास लार का श्रावण होता है, जिसमें 2 एंजाइम पाई जाती हैं, जिसका नाम है टाइलिन और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक बाबू, लाइसोजाइम। ठीक, देखिए टाइलिन का कार्य क्या होता है? भोजन को मीठा बनाना। ठीक, भोजन को मीठा बनाना, यानी जो भी आप फूड खाते हैं, जैसे स्टार्च खा रहे हो या रोटी खा रहे हो, कुछ देर तक आप रोटी को अगर चबाते रहते हैं तो क्या होता है? कुछ देर बाद रोटी मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें सलाइवा यहाँ से मिक्स होती है, यहाँ से सलाइवा निकलता है, तो ये क्या करता है? भोजन को मिक्सिंग करती है, उसके बाद भोजन थोड़ा मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है? ताकि अधिक से अधिक मात्रा में हम भोजन ग्रहण कर सकें, इसीलिए भोजन थोड़ा सा मीठा लगता है। तो कौन हेल्प करती है? टाइलिन एंजाइम हेल्प करती है। ठीक, दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? जैसे अगर भोजन में हानिकारक जीवाणु हैं तो उन सभी हानिकारक जीवाणुओं को लाइसोजाइम क्या करता है? मुख में ही नष्ट कर देती है, नहीं तो पेट में जाएगी तो रोगाणु उत्पन्न होगा, ढेर सारा रोग होगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम करती है। ठीक, अब देखिए ये हो गया लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी। और लार कितना निकलता है? सलाइवा कितना निकलता है? लगभग 1.5 लीटर निकलता है प्रतिदिन, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम होती है। ये कितने पीएच पर काम करती है? लगभग 6.8 पीएच पर ये काम करती है। ठीक, अब देखिए मानव में लार ग्रंथियों की संख्या तो 3 जोड़ी होती है, जिसमें एक जोड़ी कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड से, जिसका नाम है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि कान के नीचे चेहरे के समीप यहाँ पर स्थित होती है। इसकी संख्या कितना होता है बाबू? तो इसकी संख्या होती है 1 जोड़ी होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कर्णपूर्व ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 1 जोड़ी होती है। ये लार ग्रंथि में जैसे अगर तीनों है, 1 2 3, इन तीनों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड से, यानी कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, यानी लार ग्रंथि में 3 है तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सी है? कर्णपूर्व ग्रंथि है। ठीक, अब इससे जो है प्रतिदिन लगभग 20 से 25% लार का स्राव होता है। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 100% सलाइवा है, तो इस सलाइवा में 100% में से लगभग कम से कम 20 से 25% किसका योगदान होता है? कर्णपूर्व ग्रंथि से। ठीक, अब देखिए ये जो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, ये क्या होता है? एक नली के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्णपूर्व ग्रंथि है एक नलिका के द्वारा मुख गुहिका में, ये मुख गुहिका है जहां पर भोजन को हम लोग चबाते हैं, पीसते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ मुख गुहिका में एक नलिका के द्वारा आती है, जिसका नाम है स्टेनसन्स नलिकाएं नाम है। ठीक, कर्णपूर्व ग्रंथि लार ग्रंथि का एक भाग है, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। ये मानव शरीर में लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये लगभग 20 से 25% लार यानी सलाइवा का स्रावण करती है। ठीक, देखिए दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अधोहेनु ग्रंथि है। ग्रंथि कौन सी है? अधोजिह्वा ग्रंथि है। जिह्वा मींस क्या होता है? जीभ, टंग्स, यानी जैसे अगर ये टंग्स है तो इस टंग्स के निचली तल पर यहाँ पर होगी, जिसकी संख्या 2 जोड़ी होगी, सॉरी 1 जोड़ी होगी, जिस संख्या कितना होगा? 2, और जोड़ी कहेंगे तो 1। ये निचली तल पर ऐसे जुड़ी होती है। ठीक, अधोजिह्वा ग्रंथि जो होता है वो एक नलिका द्वारा खुलती है, यानी मुख
कोशिका में खुलती है जिसका नाम है रिवीनस डक्ट या बर्थोनाइल डक्ट कहते हैं, इसको नलिकाएं कहते हैं। अब ये जो है लगभग प्रतिदिन कितना लार का स्राव करती है, तो लगभग 5% लार का स्राव करती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन सी ग्रंथि है यहाँ पर, ये कौन सी होती है, देखिए ये जबड़ा है, तो जबड़े के निचली तल पर एक जोड़ी ग्रंथि होती है जिसका नाम है अधोहेनु ग्रंथि, एक दायां साइड एक बायां साइड होता है। और ये ग्रंथि जो है एक नलिका द्वारा मुख कोशिका में खुलती है, उस नलिका का नाम है वार्ष्णन नलिकाएं। ठीक, यहाँ पर ये वार्ष्णन नलिकाएं होती हैं, वार्ष्णन नलिकाएं, ध्यान दीजिएगा। तो अधोहेनु ग्रंथि भी कितना होती है, एक जोड़ी होती है जो प्रतिदिन लगभग 70 से 75% लार का स्रावण करती है। देखिए मानव में जो लार ग्रंथियां होती हैं, तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है जिनसे प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्रावण होता है, जिसमें 2 एंजाइम होती हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य होता है भोजन को मीठा बनाना और लाइसोजाइम का कार्य होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। और ये कितने पीएच पर काम करती है, 6.8 पीएच पर काम करती है। और जो लार ग्रंथि होती है एक प्रकार का वायस्रावी ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि वे सभी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम का स्राव होता है उसे वायस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो बाबू ध्यान सुनो, देखो लार ग्रंथि से क्या निकल रहा है, एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, यानी ये एंजाइम का स्राव करती है। तो कौन सी ग्रंथि है, वायस्रावी ग्रंथि है। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यह वायस्रावी, वो वायस्रावी ग्रंथियों को क्योंकि इससे एंजाइम का स्राव होता है। तो जिन ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है उसे वायस्रावी ग्रंथि कहते हैं, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो जो लार ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से मतलब वायस्रावी ग्रंथि है। ठीक, देखिए बेटा 3 ग्रंथियां हैं। पहला कौन सी है, कर्णपुर ग्रंथि है, और कर्णपुर ग्रंथि 25% लार का स्रावण करती है। ये सभी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कर्णपुर ग्रंथि, यानी कर्णपुर ग्रंथि लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह एक जोड़ी होती है संख्या में। जीव के समीप पाई जाती है ग्रंथि जिसका नाम है अधोजिया ग्रंथि होती है, इसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है जो कि रिवीनस नलिका द्वारा मुख कोशिका में खुलती है। अधोहेनु ग्रंथि निचले जबड़े के समीप पाई जाती है, इसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है जो वार्ष्णन नलिका द्वारा मुख कोशिका में खुलती है और इसकी संख्या एक जोड़ी होती है जो लगभग 70 से 75% लार का स्रावण करती है। ठीक, देखिए सभी जो ग्रंथियां होती हैं सबका जो एंजाइम होता है वो कहां पर निकलता है, मुख कोशिका में निकलती है। ठीक, तो चलिए इसके अब अगला पाचक ग्रंथि पढ़ते हैं जिसका नाम है लीवर। ठीक, पाचक ग्रंथियां पढ़ते हैं जिसका नाम है यकृत। ठीक, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछा जाता है कि यकृत का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में वर्णन करिए। तो आज हम लोग चित्र बनाना भी सीखेंगे। तो इसको बहुत से बच्चों को कमेंट रहता है कि सर हमें चित्र बनाना नहीं आता है, तो आज इस वीडियो में आप चित्र बनाना भी सीखेंगे। तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। हम बनाते हैं, आप थोड़ा देखते रहिएगा। यकृत में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यकृत का सचित्र वर्णन करिए, तो आप ये चित्र बना सकते हैं, यकृत का यानी लीवर का चित्र बना सकते हैं। मानव में जो लीवर होता है उसके 2 भाग होते हैं, यानी 2 पिंड होते हैं जिनका नाम है दायां पिंड और बायां पिंड। ठीक, ये राइट और लेफ्ट लोब। और मनुष्य में जो यकृत होता है, यकृत एक रस का स्रावण करते हैं जिसका नाम है पित्तरस। पित्तरस कहां पर एकत्रित होती है, पित्ताशय में एकत्रित होती है जिसका नाम है यहाँ पर देखिए, ये पित्ताशय थैलीनुमा संरचना जिसका नाम है पित्ताशय, और इसी पित्ताशय में पित्तरस एकत्रित होती है। देखिए पहले यकृत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं, यकृत कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और यकृत का वजन लगभग 1.2 या फिर 1.5 किलोग्राम होती है। ठीक है, मतलब क्या है, मनुष्य में यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है, यानी कि 1.5 किलोग्राम का होता है। और मानव में जो यकृत होता है, यकृत हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हिपैटिक कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए हिपैटिक कोशिका को यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर किसे कहते हैं, हिपैटिक कोशिका को। कई बार प्रश्न पूछा गया, नीट में भी प्रश्न पूछा है कि हिपैटिक कोशिका क्या होता है, तो हिपैटिक कोशिका लीवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, देखिए लीवर की ये जो सेल्स होती है इसे कहते हैं हिपैटिक लॉक्यूल्स कहते हैं। हिपैटिक लॉक्यूल्स आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है, हिपैटिक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। हिपैटिक सेल्स एक रस का निर्माण करती है जिसका नाम है पित्तरस, यानी बाइल जूस कहते हैं अंग्रेजी में। और बाइल जूस एक थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, और इसी पित्ताशय में ये बाइल जूस एकत्रित होता है। बाइल जूस जिस नलिका द्वारा होकर के ग्रहणी भाग में, ये ग्रहणी है, छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी, तो जिस भाग में यानी ग्रहणी के भाग में खुलती है उसे कहते हैं पित्त नलिकाएं, यानी पित्ताशय से पित्तरस पित्त नलिकाओं के द्वारा ग्रहणी भाग में खुलती हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यकृत के कार्य। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यकृत के क्या फंक्शन होते हैं, यानी क्या कार्य होते हैं। तो चलिए यकृत के कार्य देखते हैं। देखिए यकृत का पहला कार्य होता है पित्तरस का निर्माण करना, यानी यकृत पित्तरस का निर्माण करती है जो पित्ताशय में एकत्रित होती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहां पर होता है, पित्ताशय में होता है कि यकृत में होता है। तो पित्तरस का निर्माण कहां पर होता है, यकृत के द्वारा, लेकिन एकत्रित कहां होती है, पित्ताशय में। तो पित्ताशय थैली है जहां पर पित्तरस एकत्रित होती है। ठीक है, देखिए दूसरा कार्य क्या होता है, यकृत हिपैरिन का निर्माण करती है।
हिपैरिन का निर्माण करती है। हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन रक्त नलिकाओं में खून को जमने नहीं देती है। जैसे अगर कोई मान लीजिए कि ये रक्त है, ये रक्त नलिकाएं जो शरीर में रक्त नलिकाएं होती हैं, जब तक उसमें हिपैरिन है तब तक रक्त नलिकाओं में खून जम नहीं सकता है, यानी थक्का नहीं बन सकता है। लेकिन हिपैरिन अगर नष्ट हो जाएगी तो रक्त का क्या हो जाएगा? नस में ही रक्त थक्का बन जाएगा, नहीं जम जाएगा। कौन सा है? यकृत यूरिया का संश्लेषण करती है, यानी मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है कहां पर? यकृत में। देखो यूरिया का निर्माण स्पेशली करता कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो यकृत होता है यानी जो लीवर होता है वो अमोनिया को बदल देती है किसमें? यूरिया में। ठीक बाबू ध्यान दीजिएगा। देखिए अमोनिया भी जहरीला होता है मानव शरीर में, यूरिया भी होता है, लेकिन अमोनिया ज्यादा जहरीला है और यूरिया कम जहरीला है। यकृत क्या करता है? जहरीले पदार्थ यानी सबसे ज्यादा जहरीले पदार्थ यानी अमोनिया को बदल देती है यूरिया में। यूरिया कम जहरीला होता है, फिर इसको भेज देगा किडनी में और किडनी द्वारा इसको मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। एक प्रश्न का आप हमारे आंसर दीजिएगा कि मूत्र में यूरिया कितना % होता है, आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक ध्यान दीजिएगा। दिखा क्या होता है यकृत का? तो मानव यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। ठीक, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहां होता है? लीवर में यानी यकृत में होता है। देखिए पांचवा कार्य क्या होता है? ये वसा का भी संश्लेषण करती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं वसा का संश्लेषण करना। छठवां कार्य देखिए, छठा कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को, यानी शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है जो जिसको डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर अधिक से अधिक मात्रा में ग्लूकोज रहती है तो उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। तो ये ग्लाइकोजन में करती है, मतलब अतिरिक्त शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में लीवर जो है परिवर्तित कर देती है। देखिए एक और कार्य है इसका कि यह प्रोथ्रम्बिन एवं फाइब्रिनोजन, ठीक, फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रम्बिन एवं फाइब्रिनोजन। तो यकृत क्या करता है? प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। जब अगर कभी हाथ कट जाता है तो वहां पर ये क्या करता है? ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर है। देखो हिपैरिन क्या होता है कि हिपैरिन रक्त नलिकाओं में खून को जमने नहीं देता है, और प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन हाथ कटने पर या फिर कहीं पर चोट लगने पर ये ब्लड को क्लॉथिंग करने में हेल्प करती है। यानी ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर कौन से है? प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का बनाएंगी, जमाएंगी, और जबकि हिपैरिन क्या करता है? रक्त नलिकाओं में खून को जमने नहीं देता है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनके कार्य। तो यकृत का कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना, जो पित्ताशय में थैली संरचना पित्ताशय में एकत्रित होता है। दूसरा कार्य होता है हिपैरिन का निर्माण करना, यानी जो हिपैरिन क्या करता है? रक्त नलिकाओं में खून को थक्का बनने नहीं देता है। तीसरा कार्य होता है यूरिया का संश्लेषण करना, मतलब यकृत जो है यूरिया का निर्माण करती है, अर्थात ये अमोनिया को किसमें बदलती है? यूरिया में। ठीक, अब देखिए चौथा कार्य क्या था? तो ये विटामिन ए का निर्माण करती है। यकृत मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण करती है। तीसरा है बाबू अगला पांचवा कौन सा है? वसा का संश्लेषण करती है, और ये ग्लाइकोजन का भी करती है। ध्यान सुनिएगा, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देती है। और अंतिमवा कौन सा कार्य है? तो प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है, जो ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। ठीक बाबू, तो यकृत के बारे में जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो यकृत का सचित्र वर्णन करिए, तो आप चित्र बना दीजिएगा। यकृत के बारे में इतना टिप्पणी लिख दीजिएगा, यकृत की कोशिकाएं होती हैं और इनका कार्य कैसे होता है सब कुछ लिख दीजिएगा, और ये कार्य भी मेंशन कर दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला पाचक ग्रंथि पढ़ते हैं जिसका नाम है अग्नाशय। तीसरा पाचक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियास कहते हैं। देखिए पैनक्रियास का चित्र है यहाँ पर, ये अग्नाशय है। ठीक, ये अग्नाशय है। आप पढ़े थे अभी पाचन तंत्र में, ये क्या था? ग्रासनली, ये क्या था? आमाशय, और ये क्या है? ये आमाशय और ये अग्नाशय, ये तो आत हो गया। ठीक, और ये कौन सा है? यकृत है। तो देखो बेटा यकृत कहाँ होता है? डायफ्राम के नीचे परंतु आमाशय से ऊपर स्थित होता है। तो इसमें आप यकृत वाले में एक पॉइंट और लिखना चाहते लिख सकते हैं कि ये डायफ्राम के नीचे परंतु आमाशय से ऊपर स्थित होता है। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय ड्यूडलम यानी कि छोटी आंत का जो भाग होता है इसका नाम है ग्रहणी, तो ग्रहणी के समीप स्थित होती है। और अग्नाशय जो होता है वो मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी दूसरी बड़ी ग्रंथि आप कह सकते हो। सबसे पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। और मानव शरीर में एक स्वस्थ मानव शरीर में अग्नाशय का वजन 60 से 90 ग्राम का होता है। ठीक, और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक बेटा ध्यान दीजिएगा कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है। एंजाइम प्लस हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स दोनों का श्रावण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण होता है। अग्नाशय के अंदर कोशिकाएं बहती हैं जिनका नाम है लैंगर-हैंस की दूपिकाएं। लैंगर-हैंस की दूपिकाओं द्वारा एंजाइम का श्रावण होता है और हार्मोन्स का श्रावण होता है, यानी इसे आप एक्सोक्राइन भी कह सकते हो। तो ये जो अग्नाशय होता है वो क्या होता है? मिश्रित ग्रंथियां होती है जिनसे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण होता है। तो एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? यानी अग्नाशय स्रावित होने वाले एंजाइम के नाम 3 एंजाइम होते हैं जिनका नाम है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किसमें बदलता है? शर्करा में बदलती है या माल्टोज में बदलता है। और ये क्या करता है? लाइपेज होता है वो वसा को डाइजेस्ट करती है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, 3 एंजाइम होती है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। और देखिए हार्मोन्स होती हैं, देखिए लैंगर-हैंस की दूपिकाएं होती हैं जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका कहते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। और दूसरा कोशिका होता है जिसका नाम है बीटा कोशिका, जिससे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को घटाती है। और देखिए तीसरा कोशिका होता है जिसका नाम है डेल्टा कोशिका, और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेमिक
होस्टमिन नामक हार्मोन का स्राव करती है जो इन दोनों की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखिए ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगी, जब शरीर में ग्लूकोज मात्रा कम रहेगा तो उसको बढ़ा देगी। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगी। जैसे आप मान लीजिएगा कभी आप अभी नॉर्मल कंडीशन में आप मीठा उतना चीज नहीं खाते हैं, लेकिन एक बार फंक्शन में अगर ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, इंसुलिन हार्मोन करेगी। अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम निकलेगी तो ये ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं कर पाएगी, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको एक रोग होगा जिसका नाम है डायबिटीज या मधुमेह या शुगर उसको कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, शुगर, जिसे कहते हैं डायबिटीज या कहते हैं उसको शुगर कहते हैं या मधुमेह भी कहते हैं। और इन दोनों की मात्रा यानी बढ़ाना और घटाना दोनों की मात्रा को नियंत्रित करती है डेल्टा कोष का, जिसको कहते हैं सोमैटोहिस्टामिन नामक हार्मोन निकलता है, ये दोनों की मात्रा को नियंत्रित करेगी। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सी रोग होती है, मधुमेह, जिसका नाम है शुगर, ये ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देती है। अगर व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त रूप में नहीं निकलता है तो उसको बाहर से सिरिंज लगाता है। जो शुगर के रोग होते होंगे पेशेंट हैं उनमें देखेंगे तो डॉक्टर साहब आते हैं तो एक सिरिंज लगाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन, देखेंगे तो उसमें इंसुलिन लिखा रहता है। ठीक, अब तो बच्चों आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी पाचन ग्रंथियां बताई गई यानी कि कौन कौन से लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, तीनों के बारे में आपको हम डिटेल संरचना बनाकर चित्र बनाकर समझाया है ताकि आप इसको फिगर जब भी एग्जाम में पूछे तो आप चित्र बनाकर उसको वर्णन कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी अगर आपको क्वेश्चन रहा करिए आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछा करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और नए हैं तो चैनल पे एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।